हाय मैं मर जावा। भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। देखना, आज आपकी मुंह दिखाई है ना, तो सब आपकी तारीफों के पुल ही बांधते रह जाएंगे। थैंक यू किंजल। अरे तुम दोनों ननन भाभी यहाँ पर क्या गपियाती बैठी हो? और बहू, जल्दी से बाहर आकर बैठ जा। आज तेरी मुंह दिखाई है। गांव में शादी होने के कारण इस मोहल्ले में किसी ने भी तेरा चेहरा ही नहीं देखा, लेकिन आज सब देखेगी और तुझे ढेर सारा शगुन भी मिलेगा। जी माँ जी, बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। अरे इतना घबराई तो कैसे चलेगा बेटा, तू चिंता मत कर। सारी रस्मों की तरह ये वाली भी तेरी रस्म अच्छे से पार हो जाएगी। मुंह दिखाई में सभी औरतें रचना का चेहरा देखती हैं, लेकिन बाद में वो अश्विनी से कहती है, देख अश्विनी, हमारी बात का बुरा मत मान, लेकिन तेरी बेटी इतनी सुंदर है। बेटा भी नैन नक्श में कितना अच्छा है, लेकिन तेरे उत्कर्ष को ऐसी लड़की कैसे पसंद आ गई? मैं यही नहीं कह रही कि वो लड़की बदसूरत दिखती है, लेकिन जरा उसके नैन नक्श तो देख लेती। और नहीं तो क्या, कहा तेरी बेटी और कहा तेरी बहू। भाई हमें तो तेरी बहू से बहुत उम्मीदें थी कि वो तो एकदम किसी फिल्मी हीरोइन की तरह दिखती होगी, लेकिन यहाँ आकर तो हमें कुछ और ही देखने को मिला। क्यों बहनों? उन औरतों की बातों पर अश्विनी कुछ भी नहीं बोल पाती। वही उनकी सारी बातें रचना और किंजल भी सुन लेती है। देखिए भाभी, इन लोगों की बातों पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये मोहल्ले की सारी आंटीज है ही ऐसी, और ये दुनिया की ही रीत है कि चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, उसमें ये कमियां तो जरूर निकालेगी, वरना इन लोगों को खाना हजम कैसे होगा? अरे कोई बात नहीं किंजल, तुम्हें मुझे सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इन औरतों की बातों का बुरा ही नहीं लगा। हर किसी की सोच अलग होती है, और हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते ना। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, इसलिए मुझे किसी के बताने या समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात। आप सच में बहुत अच्छी हो भाभी, और हर किसी को अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। फिर एक दिन गांव से जब दादी 2 दिन के लिए वहां पर रहने आती है, तभी, अरे वाह दादी, ये स्वेटर तो बहुत ही अच्छा है। अब से मैं इसे ही पहनकर सोऊंगा रात में। थैंक यू सो मच दादी। अरे कोई बात नहीं उत्कर्ष बेटा, तेरे लिए तो मैंने खाने पीने के भी बहुत सारे पदार्थ लाए हैं, लेकिन अब तू दफ्तर के लिए चला जा। वापस आने के बाद पेट भरकर खाना। हाँ दादी, मैं आपको शाम में मिलता हूँ। इतना कहकर उत्कर्ष ऑफिस के लिए निकल जाता है। ले अश्विनी बहू, तेरे लिए ये साड़ी और शॉल। किंजल और रचना, ये दोनों ड्रेसेस मैंने तुम दोनों के लिए लाए हैं। अरे वाह दादी, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है। मानना पड़ेगा, आपकी पसंद वाकई में अच्छी है। अरे नहीं बेटा, ये वाला तू मत ले, ये किंजल के लिए है। ये वाला ड्रेस है तेरे लिए, ले। लेकिन दादी, अब भाभी को ये वाला ड्रेस पसंद आया है, तो इन्हें ही लेने दीजिए ना इसे। और भाभी, आप इस ड्रेस को रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये ड्रेस। अरे नहीं किंजल बिटिया, इस ड्रेस का रंग तुझ पर ही जचेगा, क्योंकि तेरे चेहरे पर अलग ही चमक है। लेकिन ये रचना बहू वैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर ये रंग बिल्कुल भी नहीं खिलेगा। थोड़ी और सुंदर हो जा, और उसके बाद ही ऐसे कलर के कपड़े पहनना। ठीक है दादी, कोई बात नहीं। अरे दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हर कोई रंग हर किसी पे जचता है, तो उसमें सुंदर होने वाली कोई बात ही नहीं है। भाभी, आप ही रखिए ये ड्रेस, दादी की बिल्कुल मत सुनिए। किंजल, जरा तमीज से बात कर। नहीं माँ, जहाँ गलत है वहां पर मैं जरूर बोलूंगी। अरे बेटा, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, तू मुझे गलत समझ रही है। नहीं दादी, आपके कहने का क्या मतलब है वो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, और मैं अब कोई बच्ची नहीं रही। मेरी भाभी भी बहुत सुंदर है, इसीलिए आप उन्हें ऐसे नहीं बोल सकती। और सुंदरता जो होती है वो भीतर से झलकनी चाहिए, ना कि बाहर से। रखिए भाभी। अरे बस किंजल, दादी तुमसे कितनी बड़ी है, और उसके बावजूद भी तुम उनसे इस तरह से पेश आ रही हो।
अगर वो कुछ कह रही है तो वो सही ही होगा ना। और रही बात इस ड्रेस की, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम ही रख लो इसे। नहीं भाभी, मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लगा है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराकर हमें ऐसे दिखा रही हो कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। ओफो, ये लड़की भी ना एकदम पागल है। अरे बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, याद है ना तुम्हें। अब अपना ये बचपना छोड़ दो और इस ड्रेस को रख लो। और दादी ने जो ड्रेस मेरे लिए लाया है वो भी तो कितना सुंदर है। तुम भी ना किंजल, खामखा गर्म हो जाती हो। वो इस दिन किंजल अपनी दादी से कोई बात नहीं करती। फिर एक सुबह, क्या बात है किंजल, इतनी सुबह सुबह तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आज कुछ खास है क्या? हाँ भाभी, आज मेरी कॉलेज में फैशन शो का कंपटीशन है और उसमें मैंने भाग लिया है। ये मेरा आखिरी साल है ना, इसीलिए। और इसके बाद तो कॉलेज लाइफ जीने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा और ना ही ऐसे कोई कंपटीशन वगैरह होंगे। हाँ किंजल, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। लेकिन एक मिनट, हाँ, मैं अभी आती हूँ। फिर रचना दही शक्कर लेकर आती है और वो किंजल को खिलाती है। ऑल द बेस्ट किंजल। थैंक यू भाभी। किंजल फैशन शो में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देती है और उस प्रतियोगिता की ट्रॉफी उसे ही मिलती है, जिसे लेकर वो घर आती है। माँ, भाभी, भैया, मैं फैशन शो जीत गई। ये देखो, मुझे ट्रॉफी और 50,000 रुपए का इनाम मिला है। क्या? 50,000? अरे वाह किंजल, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत खूब बेटा, ऐसी ही तरक्की करती रहो। मुझे पहले से पता था किंजल कि मेरी ननद किसी से कम नहीं है। जीत तो तुम्हारी ही होने वाली थी, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के ही सारे पकवान बनाऊंगी। शुक्रिया भाभी, आज तो बहुत मजा आएगा। आपके हाथ के खाने के आगे 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना भी फीका है। फिर रचना किंजल के लिए ढेर सारे पकवान बनाती है, जिन्हें खाकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे बस भाभी, लगता है आज तो मेरा पेट फटकर ही रहेगा। अरे इतना क्या परहेज करना, लो जी भर के खाओ। इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए गुलाब जामुन भी बनाए हैं। वाह, गुलाब जामुन! क्या यार रचना, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं क्या खाऊंगा? अरे आप चीनी खाकर सो जाओ ना भैया। अरे नहीं बाबा, मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट शाही टुकड़ा भी बनाया है, वो खा लेना तुम। अरे वाह, वे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और किंजल की कॉलेज खत्म हो जाती है और वो जॉब करने लगती है। अश्विनी भी अब उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। क्या माँ, मुझे और 1.5 से 2 साल शादी नहीं करनी। प्लीज बख्श दो ना मुझे, अभी मुझे अपनी जॉब लाइफ जीनी है। हाँ माँ जी, किंजल की जैसी मर्जी है वैसे ही करिए ना। क्यों इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं आप? अरे मुंह बंद करो तुम दोनों। शादी सही उम्र में ही हो जानी चाहिए। एक बार अगर समय हाथ से निकल गया ना, तो तुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, ये जमाना वैसा बिल्कुल नहीं है। आप जरा अपनी सोच बदलिए। अरे जितना मैं कह रही हूँ उतना सुन ले, ज्यादा अपनी मत चला। मुझे ढील देनी भी आती है और फिर अच्छे से लाइन पर लाना भी आता है। और मैं तेरी शादी किसी एरे गेरे लड़के के साथ नहीं कराऊंगी, किसी अच्छे घराने के लड़के से ही कराऊंगी, जो तेरी तरह दिखने में भी एकदम सुंदर हो और जिसे तेरे जॉब करने से भी कोई ऐतराज ना हो। हाँ, फिर चलेगा माँ, बस लड़का और उसका परिवार, मेरे सपनों के बीच में दरार ना बने, बस उसी बात का डर लगा रहता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब तो ठीक है ना? हाँ माँ, अब ठीक है। फिर अश्विनी किंजल का रिश्ता एक बहुत ही हैंडसम और अच्छी नौकरी वाले लड़के से तय करती है, जिसका नाम संदीप होता है। संदीप और किंजल भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। उत्कर्ष बेटा, पंडित जी ने कहा है कि अभी के लिए सगाई करा दो और शादी का शुभ मुहूर्त 1 साल बाद है, तभी शादी करा देना।
ठीक है माँ, पंडित जी ने हमें जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। एक बार अगर सगाई हो गई तो उसके बाद संदीप और किंजल 1 साल तक एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे और इन दोनों को शादी के बाद एक दूसरे को समझने में इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ बेटा, तू हॉल वाले से बात कर ले, फिर हम सारी तैयारी शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ ही दिनों के बाद किंजल और संदीप की सगाई हो जाती है। क्या बात है किंजल, जब से संदीप तुम्हारी जिंदगी में आया है तब से तो तुम्हारे चेहरे पर और ज्यादा निखार आ गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या भाभी आप भी? शर्मा गई लड़की। अच्छा ये लो तुम्हारा टिफिन, आज मैंने तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाया है, पेट भर कर खाना। ओके भाभी, बाय। बाय किंजल। फिर किंजल जब ऑफिस ब्रेक में टिफिन खोलती है तब उसमें उसका पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, आलू गोभी, पूरी, खीर, कचौरियाँ, क्या बात है। सच में मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी कमाल की भाभी मिली है। भाभी को एक अच्छा सा थैंक यू मैसेज लिखकर भेजती हूँ और आज शाम को घर जाते समय उनके लिए मैं कुछ लेकर भी जाऊंगी। अब रचना रोजाना तला भुना और भारी खाना ही बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अश्विनी देखती है कि किंजल का वजन पहले से बढ़ चुका है और साथ ही उसका पूरा बदन थोड़ा फूल सा गया है। अरे बहू, अब से तू रोज रोज इतना भारी भरकम खाना नहीं बनाएगी। देख इस लड़की को, दिन ब दिन ये कितनी मोटी होती जा रही है। अरे अब से 10 से 11 महीनों बाद इसकी शादी है। तुझे इसकी कुछ पड़ी है कि नहीं, या फिर ऐसे ही ठूस ठूस के इसकी सुंदरता खराब करना चाहती है? अरे माँ, आप बेवजह इन पर क्यों चिल्ला रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए सोकर मेरा बदन सूज गया है। ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब खाने पीने के कारण बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ माँ जी, और ये अब नहीं खाएगी तो कब खाएगी, और इसकी सेहत कैसे बनेगी? दिन भर जॉब में काम करने के कारण इसे भूख तो लगती ही होगी ना, और इसमें भी उसे अगर रूखा सूखा खाना मिलेगा तो कैसे चलेगा? नहीं बहू, तू समझ नहीं रही। पहले पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से इसकी सगाई हुई है उसके बाद से ये दिन रात बस ठूसती ही रहती है और उसी के कारण इसे मोटापा आ रहा है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। संदीप और उसका परिवार भी इसकी सुंदरता की कितनी सराहना करते हैं, और ये देखो उसे बर्बाद करने के पीछे तुली हुई है। निकम्मी कही की। अरे माँ प्लीज यार, बंद कीजिए अपना ये भाषण। कब से मेरी क्लास ले रही हो, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। अरे इतना सा खाने से कुछ भी नहीं होता है। इतना सा? अरे इस खाने को तो इतना सा बोल रही है? हाँ माँ, ये खाना इतना सा ही है। और भाभी, आलू के पराठों का मसाला पड़ा है ना, उसके गर्मा गर्म पराठे बनाकर दे दो मुझे। और हाँ, भर भर कर मक्खन भी लगाना, बहुत भूख लगी है मुझे। और चाय पराठे खाकर ही मेरी भूख मिटेगी अब तो। फिर रचना किंजल को पराठे बनाकर देती है और वो एक बार में ही 6 से 7 पराठे खा जाती है। और उसे देखकर अश्विनी बहुत चिंता में पड़ जाती है। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इस लड़की का बेहिसाब खाना पीना रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अश्विनी रचना के पास जाती है। खबरदार बहू, अगर तूने किंजल को ज्यादा खाना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो तुझे तेरे मायके पार्सल कर दूंगी। लेकिन माँ जी, आप उस बेचारी के साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हो? अब उसके खाने पीने पे रोक लगाने से क्या ही हो जाएगा? जितना मन करता है उसे उतना खाने दीजिए ना। और आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे कि वो बाहर जाकर काम करती है और ऐसे में इंसान को बहुत भूख लगती है। अरे मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आता है। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने भी अपनी जवानी के दिनों में बाहर जाकर काम धंधे किए हैं, लेकिन अब इस किंजल का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसे खाने का चस्का लग चुका है और ये चाहकर भी अपनी भूख को रोक नहीं पा रही। अरे हर आधे घंटे में इसे कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है।
और ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं माँ जी? मैंने तुझसे जितना कहा है उतना ही कर। तुझे मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे ही इस घर से बाहर निकाल दूंगी। इतना कहकर अश्विनी वहां से चली जाती है। और रचना चिंतित होकर अपना सर पकड़ लेती है। रात होने पर किंजल रचना के कमरे में आती है। भाभी, कल मुझे टिफिन में छोले भटूरे देना, और हाँ, देसी घी का हलवा भी। और 4 बजे टी ब्रेक में खाने के लिए पराठे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। नहीं किंजल, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब से तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर नहीं दे पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि माँ जी ने मुझे तुम्हें तला भुना खाना देने से मना कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो घर पर खाना बनता है वही तुम्हें टिफिन में देना चाहिए। क्या? ना बाबा ना, घर पर जो खाना बनता है वो सब खाकर तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे वो हरी सब्जियां और दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्लीज भाभी, कुछ तो करो ना। मुझे आपके हाथ का चटपटा और मसालेदार खाना बहुत पसंद है। पता नहीं ये माँ मेरे खाने की दुश्मन क्यों बनी बैठी है। अरे कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है भला? मुझे तो अब उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं किंजल, उन्होंने कहा है अगर मैंने उनका कहना नहीं माना तो वो तो मुझे इस घर से ही निकाल देगी। क्या? माँ इतनी बुरी कब से बन गई भला? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा किंजल। भला किसी के खाने पीने में इतनी रोक लगाने से क्या हो जाएगा? और इंसान खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? अब भगवान की कृपा से हमारे पास इतना सब है जिसके चलते हम अपनी पसंद का खाना आराम से खा सकते हैं। और उसमें भी माँ ये सब कर रही है। देखो ना भाभी, अब आप ही कुछ तो करो। ठीक है किंजल, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें यूं उदास बिल्कुल नहीं देख सकती। माँ जी हर सुबह 8 से 11 बजे तक मंदिर चली जाती है, तो मैं उस दौरान तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर टिफिन में पैक करके दिया करूंगी। इससे तुम भी मन भरकर खा पाओगी और माँ जी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच भाभी, आप मेरे लिए कितना कुछ करती हो। और एक मेरी माँ है जिनसे मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। अब रचना चुपके से किंजल को उसका पसंदीदा जायकेदार खाना बनाकर देती है। और अश्विनी को ऐसा लगता है कि किंजल रोटी सब्जी और चावल ही लेकर जा रही है। चलो अच्छा है, अब जो कुछ भी घर में बन रहा है वही खा रही है वो, वरना इतने दिनों तक बेवजह अपनी खूबसूरती और शरीर को वो बर्बाद कर रही थी। लेकिन किंजल का मोटापा दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। ऐसे ही एक रोज जब वो अपने मंगेतर संदीप ने दिया हुआ ड्रेस पहनने की कोशिश करती है, तभी ओफो, पता नहीं ये ड्रेस मुझे क्यों नहीं आई। लेकिन अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, संदीप को ही कॉल करके बताती हूँ। संदीप, तुमने दी हुई ड्रेस मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, छोटी पड़ रही है। ओह गॉड किंजल, ये तो मैंने तुम्हारे लिए 15 दिन पहले ही खरीदी थी, और तुम्हें पिछली बार मिले मुझे सिर्फ 15 दिन ही तो हुए हैं। तो सिर्फ इतने ही दिनों में तुम मोटी कैसे हो गई? किंजल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम किसी प्रकार की दवाई वगैरह तो नहीं खा रही ना? अरे नहीं संदीप, वो मैं आजकल कुछ ज्यादा खाने लगी हूं ना, शायद इसीलिए ऐसे हो रहा है। और हाँ, मुझे मोटी मत कहो, समझे ना? मैं मोटी नहीं हूँ, बल्कि थोड़ी चबी हो गई हूँ। लेकिन मुझे अपना ये लुक बहुत पसंद आ रहा है। पहले तो मैं बहुत पतली थी, लेकिन अब ठीक हूँ। नहीं किंजल, ये ठीक बात नहीं है। तुम्हें अपने खाने पीने पे लगाम लगाना होगा। लगता है तुम ओवर ईटिंग कर रही हो, यानी कि हद से ज्यादा खा रही हो। जितना खाना तुम्हारे शरीर को चाहिए उससे कई ज्यादा खाना दे रही हो तुम उसे, इसीलिए तुम्हारी शरीर की चर्बी बढ़ती जा रही है। अरे मेरे फिटनेस फ्रीक मंगेतर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतना भी राक्षसनी जैसा नहीं खाती, बस थोड़ा पहले से ज्यादा खाने लगी हूँ। चलो अब मैं रखती हूँ फोन। तुमने जिस दुकान से यह ड्रेस खरीदा है उस दुकान का एड्रेस और बिल भेज देना, तो मैं चाहकर अपनी नई साइज का ड्रेस आराम से ले सकती हूँ। फिर एक रोज जब अश्विनी बाहर गई होती है, तभी वह किंजल को बर्गर खाते हुए देख लेती है।
वो भी एक नहीं बल्कि 3-3 बर्गर। हे राम, ये लड़की बिल्कुल नहीं सुधरेगी। इसकी तो आज खैर नहीं। अरे माँ, आप यहाँ पर? यूरे बेशरम, तुझे जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? तुझे मैंने कहा था ना कि ये सब खाना बिल्कुल मत खाना। घर से ये सारा खाना मिलना बंद हो गया, इसलिए अब तू चुपके से बाहर खाना खाने लगी है। अरे कभी तो अपनी माँ की बात मान लिया कर। माँ, ऐसे भरे बाजार में मुझ पर मत चिल्लाइए। खामखा आपकी और मेरे दोनों की इज्जत जा रही है। अरे तू पहले घर पर चल, फिर बताती हूँ मैं तुझे। फिर अश्विनी किंजल को लेकर घर आती है। देख किंजल, मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। अगर मैं तुझे कोई बात बार बार बता रही हूँ तो उसके पीछे कोई कारण होगा, इसीलिए कह रही हूँ ना। अरे कोई कारण नहीं है उसके पीछे, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपके पैसे बर्बाद कर रही हूँ ना, राशन भी बर्बाद कर रही हूँ, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। अरे कैसी माँ हो आप, अपनी बेटी का खाना पीना निकाल रही हो। छी। चुप हो जा किंजल, भूल मत, ये तेरी उम्र की कोई सहेली नहीं है, हमारी माँ है ये, इसीलिए थोड़ा तमीज से बात कर। जब देखो तब हर किसी के साथ बदतमीजी करती फिरती है। और मैं तेरा कोई खाना पीना नहीं निकाल रही हूँ। तुझे जो भी खाना है खा, लेकिन नियमित रूप से खा। तू तो बेहिसाब खाती जा रही है। अभी कुछ देर पहले तो 3-3 बर्गर खा रही थी। अब तू ही बता, उन 3 बर्गर से तेरा वजन कितना बढ़ सकता है? तुझे आज तो मजा बहुत आएगा, लेकिन आगे जाके तुझे ही तकलीफ होगी, क्योंकि ये मोटापा आगे जाकर कई सारी खतरनाक बीमारियां दे सकता है। और मुझे तेरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो ये भी नहीं कह रही कि मोटी हो जाएगी तो तेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, वो एक दूसरी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तेरी सेहत है। खाना खाना है तो ऐसा खाओ जो तुम्हारी सेहत अच्छी बनाए, ना कि उसे बिगाड़े। बस माँ, आज के लिए इतना प्रवचन बहुत हो गया। इतना कहकर किंजल अपने कमरे में चली जाती है। देखा, दिन ब दिन ये लड़की कितनी नालायक होती जा रही है। ना जाने इसमें इतना बदलाव कहाँ से आया है। ये पहले तो इतना बिल्कुल भी नहीं खाती थी। फिर रचना किंजल के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि वो गुस्से में ढेर सारी चॉकलेट खा रही है। अरे बस करो किंजल, इतने सारे चॉकलेट्स एक बार में ही खाओगी तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा। प्लीज रुक जाओ। तो मैं क्या करूं भाभी? आपने देखा ना, माँ कैसी चिल्ला रही थी मुझ पर। हाँ मैंने देखा किंजल, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे तुम पहले कितनी पतली थी, लेकिन अब मोटी हो रही हो। लेकिन सच कहूँ किंजल, तुम्हारे शरीर के हिसाब से मुझे तुम्हारा वजन सही लगता है। और इस उम्र में ये सारी चीजें नहीं खाओगी तो कब खाओगी? देखा भाभी, आप कितनी समझदार हो, लेकिन माँ और भैया मुझे बिल्कुल भी समझ कर नहीं लेते। उन्हें तो बस मुझे सुंदर बनाना है। अरे कोई चाकर उन्हें ये बता दे कि मैं कोई सांड जैसी मोटी नहीं हो गई हूँ, बल्कि मैं तो बस तंदुरुस्त हो गई हूँ और मुझे इस शरीर में बहुत खुशी मिल रही है। काश उन दोनों की भी सोच आपकी जैसी ही होती भाभी। खैर, इतनी परेशान मत हो किंजल, और तुम्हें जो कुछ भी खाना हो वो मुझे बताया करो ना। मैं हूं यहाँ पर, और तुम मुझे अपनी भाभी नहीं बल्कि सहेली ही समझो। ना सिर्फ खाने को लेकर, लेकिन बाकी हर प्रकार से भी मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और तुम्हें समझ के भी लूंगी। शुक्रिया भाभी। इतना कहकर किंजल रचना के गले लग जाती है। फिर एक रात, किंजल, मैंने फ्रिज में तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाकर रख दिए है। तुम्हें बटर स्कॉच का ही पैकेट चाहिए था ना, तो ला दिया है मैंने। क्या? सच में? थैंक यू सो मच भाभी। अरे कोई बात नहीं किंजल। अच्छा सुनो, रात में देर से उठकर ही खाना, ताकि तुम्हें कोई देख ना सके। अच्छा चलो, गुड नाइट। हाँ भाभी, गुड नाइट। ये अब तो मैं सोऊंगी ही नहीं, और जब तक 1 या 2 नहीं बज जाते तब तक मैं टीवी देखती रहूंगी, और उसके बाद ही आइसक्रीम खाऊंगी और मस्त मजे से सो जाऊंगी। वो मीठी मीठी आइसक्रीम खाकर तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर रात के 2 बजे किंजल रसोई में चली जाती है
और फ्रिज में से आइसक्रीम का डब्बा निकालकर वो आइसक्रीम खाने लगती है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में ही हूँ। इतनी स्वादिष्ट है ये आइसक्रीम। उफ, मजा ही आ गया। लेकिन गलती से किंजल एक बड़ा सा बर्तन नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज से अश्विनी जाग जाती है। दूर से उसे ऐसे लगता है कि रसोई में कोई चोर घुस आया है। हे भगवान, वहां अंधेरे में कोई है लगता है। लगता है गली की औरतें जिस चोर के बारे में बात कर रही थी, वो चोर आज मेरे घर में घुस चुका है। लेकिन इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। फिर अश्विनी डंडा उठाकर उसे मारने जाती है। उतने में किंजल चिल्ला पड़ती है, नहीं। किंजल तू? फिर किंजल रसोई की लाइट ऑन कर देती है और किंजल के हाथ में आइसक्रीम का डब्बा देखकर अश्विनी को बहुत गुस्सा आता है। किंजल की आवाज सुनकर उत्कर्ष और रचना भी उठकर रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? और ये क्या? किंजल, तू इतनी रात गए यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम खा रही है? अरे गधी, तुझे 1000 बार कहा है मैंने, फिर भी तू मेरी एक बात नहीं मानती। अरे ये भी कोई समय है क्या आइसक्रीम खाने का? लेकिन माँ। अरे तेरा लेकिन वेकिन गया तेल लेने। अगर तुझे आइसक्रीम ही खानी है तो सही समय पर सही मात्रा में खाना। इस तरह इतना बड़ा डब्बा लेकर क्यों खा रही है, जैसे कि तू कोई जन्मों की भूखी है। निर्लज्ज कही की। मेरी बात कान खोल के सुन ले किंजल, आज ये आखिरी बार है जब मैं तुझे आसानी से छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर आइंदा से तू मुझे इस तरह से कुछ गलत सलत खाते हुए दिखी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरी इस बात को तू गांठ बांध ले। इतना कहकर अश्विनी अपने कमरे में चली जाती है और अब किंजल अपना दुखड़ा लेकर रचना के पास चली आती है। भाभी, मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। घर में भी माँ मुझे मेरी पसंद का खाना बिल्कुल खाने नहीं देंगी और अब तो बाहर भी उनका खौफ मंडराएगा। देखो किंजल, कल रात को गलती तुम्हारी ही थी। तुम्हें ध्यान देकर खाना चाहिए था ना। खैर, वो सब छोड़ो और अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। माँ जी की डांट से बचने का एक ही उपाय है, उनकी नजरों में अच्छा बनो ताकि वो तुम पर कोई शक ना कर पाए। लेकिन कैसे भाभी? फिर रचना किंजल को नाटक करने के लिए कहती है और किंजल भी ठीक वैसा ही करती है। अरे नहीं भाभी, इतना ही बस हो गया। अब और ज्यादा मैं पुलाव बिल्कुल नहीं खाऊंगी। माँ ने कहा है ना, नियमित रूप से ही खाना है, इसलिए मैं आज से कम ही खाना खाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाए और सेहत भी अच्छी बने। है ना माँ? हाँ बेटा। अब किंजल ऐसे ही एक हफ्ते तक करती है, जिससे अश्विनी को बहुत खुशी मिलती है। अरे बहू, किंजल में आए सुधार को देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आखिरकार माँ की डांट से बच्चा सुधर ही जाता है। अब देखना, थोड़े ही दिनों में वो फिर से पहले जैसे पतली हो जाएगी। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भगवान करे बस ऐसा ही हो। अब जब वो अच्छे से पेश आ रही है तो मैं भी जरा गाँव होकर आती हूँ। लगभग मेरा 1 महीना जाएगा वहां पर। जमीन से जुड़ा हुआ कुछ काम है मेरा, और मेरी चचेरी बहन की बेटी की भी शादी है, तो उसमें भी थोड़े दिन चले जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि किंजल अब सुधरने की राह पर चल रही है और वो आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ बहू, लेकिन तू भी उस पर अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना? जी माँ जी, बिल्कुल। अश्विनी अब गांव चली जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए किंजल अब दिन भर अपनी भाभी से खाने की फरमाइशें करती रहती है। उत्कर्ष ऑफिस से घर आने के बाद सो जाता है और वो घर में अपनी बहन की तरफ इतना ध्यान ही नहीं देता और लगातार ढेर सारा खाना खाकर किंजल अब पहले से भी काफी ज्यादा मोटी हो जाती है। और जब 1 महीने बाद अश्विनी घर आती है तभी, हे भगवान, किंजल तू मेरी ही बेटी है ना? अरे तेरे सामने तो भैंस भी शर्मा जाए। अरे तू इतनी मोटी कैसे हो गई रे? अश्विनी का सर अब चकराने लगता है और वो अब वही गश खाकर गिर जाती है। फिर अश्विनी को उठाकर कमरे में ले जाया जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे होश भी आता है। और तभी
नालायक कही के। अरे मुझे लगा कि तू सुधर रही है, इसलिए मैं तुझे अकेला छोड़कर गांव चली गई। लेकिन तूने वही किया जो तुझे करना था। खा खाकर एकदम मोटी हो गई है तू। अरे तू तो अब पहचान में भी नहीं आ रही है। इतना बदलाव आ गया है तेरे शरीर में। लेकिन माँ, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मेरी भूख पहले से बढ़ गई है और मुझसे तो अब रहा भी नहीं जाता। तो आप ही बताओ माँ कि मैं क्या करूँ। अरे बेवकूफ लड़की, अगर तू ही अपने जीवन में नियंत्रण नहीं लाएगी तो कैसे चलेगा। देख किंजल बेटा, जीवन में हर चीज हद में करनी होती है, और अगर वो हद पार की जाए तो 100% नुकसानदायक ही साबित होता है, जैसे कि तेरा हद से ज्यादा मात्रा में खाना। सॉरी माँ, मैं अब से आपको निराश नहीं करूंगी और मैं अपना वजन जरूर घटाऊंगी। पहले मुझे लगता था कि मैं चबी हो गई हूँ, सेहतमंद हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने मोटापे को जरूर कम करूंगी। आई एम रियली सॉरी माँ। अरे अपनी ये सॉरी पर चाट मसाला डाल और उसे भी खा जा तू, निकम्मी कही की। लेकिन अब बहुत हो गया। अब तेरी इस हरकत पर हमेशा का पूर्ण विराम तो मैं ही लगाऊंगी। बहुत हो गया तेरा। अब से तो खाने का हर एक निवाला मेरे अनुसार ही खाएगी। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर एक काम मेरे कहने के हिसाब से ही करेगी, समझी कि नहीं? क्या? अश्विनी की बातों को सुनकर किंजल की बोलती बंद पड़ जाती है और फिर बाद में अश्विनी रचना और उत्कर्ष के पास जाकर उन्हें भी खूब डांट लगाती है। अरे तुम दोनों कौन सी दुनिया में खोए हुए थे? अरे किंजल कितनी मोटी हो गई है और तुम दोनों ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। माफ कीजिए माँ, लेकिन मेरे ऑफिस में पिछले 1 महीने से बहुत काम बढ़ चुका है, इसीलिए मैं घर आता तो खाना खाकर सीधे सोने ही चला जाता था। और माँ सच बताओ तो मैंने इस पूरे महीने में किंजल को देखा भी नहीं, इतना ज्यादा व्यस्त था मैं। अरे तू व्यस्त था ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये रचना, ये कौन सी रचना करते बैठी थी जो इसका अपनी ननन की तरफ ध्यान भी नहीं गया? अरे माँ जी, मैं तो उसे घर पर बना हुआ सादा खाना ही दिया करती थी, लेकिन पता नहीं, शायद वो फिर से चुपके से बाहर खाना खाने लगी है, इसीलिए उसका मोटापा इतना ज्यादा बढ़ गया। अरे माना कि वो बाहर का खाना खा रही थी, लेकिन तुझे उसका बढ़ता मोटापा नजर कैसे नहीं आया? और तूने उससे पूछा क्यों नहीं कि तू इतनी फैलते कैसे जा रही है, जबकि तू घर का ही खाना खा रही है? ये ख्याल तेरे सड़े हुए दिमाग में एक बार भी नहीं आया क्या? बता मुझे। नहीं माँ जी, अब आप 1 महीने के बाद आई हो, इसलिए आपको फर्क दिखाई दे रहा है। वही हम तो किंजल को रोजाना देख रहे हैं और शायद इसी वजह से हमें उसका मोटापा नहीं दिखाई दिया। हाँ माँ, रचना सही तो कह रही है, हम तो उसे रोज देखते हैं, लेकिन आपने उसे इतने दिनों बाद देखा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। और माँ, इन सब में रचना की भी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब आपकी बेटी का ही कसूर है। उसे तो बस खाने के चस्के लगे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो उसे रोज मिष्ठान भंडार में देखता है। वो वहां कभी कभी कचौरी या तो कभी समोसे खाती है। ना जाने उसे क्या हो गया है, लेकिन अब बस, मैंने भी उसे बहुत सुनाया है और अब तुम दोनों को भी कह रही हूँ, अगर वो कहीं भी चुपके से कुछ ठूसते हुए दिखे तब उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देना। अब कैसे भी करके उसका वजन तो घटाना ही होगा मुझे। उसे लगता है कि उसकी शादी को 8 से 9 महीने बाकी है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता कि ये महीने यूं निकल जाएंगे। हाँ माँ, अब बराबर कह रही हो। अब आप ही उसे ठीक कर सकती हो, क्योंकि हम उस पर और खास करके उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। आपने उस पर विश्वास किया और गांव चले गए, लेकिन उसने फिर से आपका विश्वासघात कर दिया। लेकिन अब तो कल से देखना, एक माँ अगर प्यारी हो सकती है तो वो अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसकी नजर में बुरी भी बन सकती है, फिर चाहे वो बच्चा कितनी भी जिद क्यों ना कर ले। फिर अगली सुबह अश्विनी 6 बजते ही किंजल को उठाने चली जाती है। ए किंजल, जल्दी उठ। माँ, सोने दो ना। मुंह उठाकर सीधे मेरे कमरे में इतनी सुबह क्यों आ गई हो आप? अरे बदतमीज लड़की, जल्दी चल।
आज से तुझे बाहर जाकर पसीना बहाना है। चलना दौड़ना हर प्रकार की कसरत करेगी तू अब से। अरे इस बिस्तर पे लेट लेट कर ही तेरा पेट मटका बन गया है और शरीर एकदम गुब्बारा। अब जल्दी उठ। सोने दो ना माँ, मैं रात में कसरत कर लूंगी। अरे रात में तेरे पापा ने की थी क्या कसरत? बेवकूफ लड़की, जल्दी उठ, वरना इस खून जमाने वाली ठंड में ठंडा ठंडा पानी ही डाल दूंगी तुझ पर। हे भगवान, अरे आप मेरी माँ हो या दुश्मन, अपनी ही बेटी के साथ कोई इतनी कठोरता से कैसे पेश आ सकता है? तू मुझे माँ समझती है या दुश्मन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे 3 तक गिनने पर तू इस बिस्तर से नहीं उठी तो कान्हा जी की सौगंध, मैं तुझ पर पानी डाल दूंगी। फिर उसके बाद तुझे बुखार ही क्यों ना चढ़ जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2। अरे रुक जाओ माँ, मैं उठ रही हूँ। ये हुई ना बात। किंजल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ बाहर कसरत करने जाना ही पड़ता है। फिर कसरत करके आने के बाद वो नहाने जाती है और फिर नाश्ते के समय, भाभी मेरे चाय और पराठे कहाँ पर है? जल्दी लाइए ना, मुझे आज ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचना है। ये ले, ये रहा तेरा नाश्ता। अब किंजल नाश्ते में चाय की जगह पर 2 प्रकार के जूस देखती है और वो देखकर किंजल एकदम हैरान रह जाती है। छी माँ, चाय की जगह पर आप मुझे ये जूस क्यों दे रही हो? और इनसे तो इतनी अजीब तरह की बू आ रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं पीने वाली इसे। मैंने तुझे कल ही कहा था कि अब से तेरी एक नहीं चलेगी इस घर में। जो भी मैं कहूंगी तुझे वो सब कुछ करना होगा। चल अब जल्दी से नाक बंद करके इसे गटक जा, वरना मैं तुझे आज घर के बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। क्या? अब जाने दीजिए ना माँ, और कसरत तो ये कर ही रही है ना। सिर्फ चाय और एक पराठे से कुछ नहीं होने वाला। सुबह शाम और रात में से एक वक्त तो इसे अपने पसंद का खाने दीजिए ना। चुप रे बहू, अपनी हद में रह। तूने इसे पैदा नहीं किया है तो इसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके इसका मोटापा भी जरूर घटेगा। अगर हम सोचेंगे कि इतना सा खाने से क्या हो जाएगा तो हम मोटापा कभी नहीं घटा पाएंगे। इसीलिए इन सब में अपनी भावनाओं को और अपने मुंह की चटक को अपनी जगह पर रखकर मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा। फिर एक बार किंजल को ना चाहते हुए भी अलग अलग प्रकार के जूस पीने पड़ते हैं। अश्विनी भी अब उसे दिन में 10 बार वीडियो कॉल करती है ताकि वो देख सके, ताकि किंजल ने बाहर से कुछ खाया तो नहीं। अब तो रचना भी उसे चुपके से खाना नहीं दे पाती, क्योंकि अश्विनी किंजल को ठीक करने के लिए सुबह सुबह मंदिर जाना भी बंद कर देती है। और ये सब देखकर संदीप बड़ा खुश होता है। क्या बात है किंजल, तुम अब अपने मोटापे को घटाने के लिए इतने प्रयास कर रही हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ और पापा तुम्हारे घर आने की बात कर रहे थे। उन्हें अश्विनी आंटी से मिलकर शादी की तैयारियों के बारे में कुछ बात करनी थी शायद, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि कुछ दिन बाद जाना। अब थोड़े ही दिनों बाद तुम्हारा वजन भी घट जाएगा और तभी मैं उन्हें तुम्हारे घर आने के लिए कह दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों संदीप? तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद हूं या मेरी सुंदरता पसंद है? ऐसी बात नहीं है किंजल, वो भी तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो तुम्हारा ये मोटापा देखकर थोड़े हैरान रह जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। फिर एक रोज, मैं तो परेशान हो गई हूँ भाभी। दिन में कई बार मुझे कई सारी चीजें खाने का मन करता है, लेकिन पता नहीं माँ का कब वीडियो कॉल आ जाए। उस खौफ में मैं कुछ भी नहीं खा पाती। माफ करना किंजल, लेकिन माँ जी अब ज्यादातर समय घर पर ही होती है, इसलिए मैं भी उनकी नजर से बचकर तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक समाधान है। समाधान? क्या समाधान भाभी? मैं हर शाम 6:30 बजे बाजार जाती हूँ। वहां सारी खरीदारी करने के कारण घर आते आते मुझे 7:30 बज जाते हैं, और तुम भी ऑफिस से 6 बजे आ जाती हो, तो 6:30 बजे मेरे साथ चला करो ना। और तुम्हारे मेरे साथ होने के कारण
माँ जी तुम्हें वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें ऐसे लगेगा कि तुम मेरे साथ हो, इसीलिए कुछ भी नहीं खा पाओगी। हाँ भाभी, ये तो एकदम कमाल का सुझाव है। थैंक यू सो मच भाभी। अब किंजल रचना के साथ हर शाम बाजार जाया करती है और वो वहां पर मस्त दबाकर अपनी पसंद का मस्त तला भुना और भारी खाना खाती है। ओए होए होए भाभी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी आत्मा किस कदर तृप्त हो गई है। ऐसे लग रहा है कि इतने दिनों बाद मैं अब जाकर कुछ खा रही हूँ। आइए, पिज्जा और बर्गर, तुम सबको मैंने कितना मिस किया। बिचारी, खाओ खाओ, जी भर के खाओ। यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। हाँ भाभी, वो तो है। ये सिलसिला अब एक हफ्ते तक चलता रहता है और एक हफ्ते में फिर से किंजल की चर्बी और बढ़ जाती है। और ये बदलाव देखकर अश्विनी एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, फिर से तेरा शरीर मोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे माँ जी, जरूरी नहीं कि ढेर सारा खाने से ही व्यक्ति मोटा हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका शरीर अब इसी रूप में ढल चुका हो। कुछ कुछ लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उनका शरीर वैसे का वैसा ही रहता है। अरे चुप हो जा, ते मुंह तेरा। अरे अपनी इस गंदी जबान से कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ बुरा भी मत बोला कर। अरे माँ, अब तो मैं आपकी हर बात मान रही हूँ ना, फिर भी मेरे शरीर में कुछ खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ही बताइए, क्या करूं मैं? अरे तुझे क्या लगा मैं इतने से ही हार मान जाऊंगी? नहीं, अगर अब कोई बदलाव नहीं दिख रहा तो कुछ दिनों बाद दिख जाएगा। जरूरी नहीं कि एक हफ्ते में ही बदलाव दिखे। चल, अब जल्दी से ये काढ़ा पी ले। लेकिन माँ, मैंने जितना कहा है उतना कर, वरना मैं तेरे दोनों गाल सुझा दूंगी। किंजल के पास अश्विनी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन वही दूसरी तरफ वो चुप चुप कर अपनी भाभी के साथ बाहर जाकर अपनी पसंद का खाना खाया करती है, जिसके चलते उसका वजन घटता ही नहीं और वो वैसे की वैसा ही रहता है। और अब उसमें कोई फर्क ना देखकर अश्विनी भी बड़ी परेशान होने लगती है। हे भगवान, मैं दिन रात एक करके फिर से इसे पतली करने में लगी पड़ी हूँ, लेकिन इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा। दिन भर तो ये कुछ खाती भी नहीं है और हर एक घंटे में मैं इसे वीडियो कॉल करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इतना डांटने के बाद भी ये बाहर कुछ खाती होगी। अपनी माँ का ये खौफ देखकर इसकी अकल तो ठिकाने आ ही गई है, लेकिन पता नहीं इसका वजन कब कम होगा। फिर एक दिन जब किंजल के होने वाले सास ससुर यानी संदीप के माता पिता रोमेश और भावना अचानक से उनके घर चले आते हैं, तभी किंजल का मोटापा देखकर वो दोनों भी हैरान परेशान हो जाते हैं। हाय मेरे राम जी! अरे अश्विनी बहन, ये क्या हो गया है आपकी बेटी को? पहली बार जब हम इसे देखने आए थे तब तो ये एकदम फूल सी थी, लेकिन अब देखो ये तो एकदम भारी फूलों का गुलदस्ता बन चुकी है। अरे कैसे दिख रही है ये? लेकिन ये सब कैसे हुआ? वो दरअसल हमें कुछ भी नहीं सुनना है। अब ये बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। संदीप के पापा, चलिए, अब किंजल हमारी बहू बिल्कुल नहीं बनेगी। अश्विनी बहन, हम ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ रहे हैं। क्या? भावना का ये फैसला सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। भावना बहन, रोमेश भाई साहब, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए एक बार। लेकिन भावना और रोमेश गुस्से में वहां से चले जाते हैं। देखा, जिसका डर था आज वही हुआ। पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक। लेकिन माँ, आप मुझे क्यों कोस रही हो? पिछले कुछ दिनों से मैं सुधर तो गई हूं ना। अब इतने जतन करने के बाद भी मेरा हाल वही का वही है, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ उसमें? अरे अगर पहले से ही इतना रायता फैलाया नहीं होता तो उसे समेटने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब कौन करेगा तुझसे शादी? ऐसी ही कुंवारी रे। इतना अच्छा रिश्ता था वो, लेकिन चला गया हाथ से। किंजल भी अब बहुत दुखी हो जाती है। फिर जब रोमेश और भावना घर पहुंचते हैं तभी, क्या हुआ माँ पापा,
शादी की तैयारियों की बात कहाँ तक आई? हमने उस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि हमने वो रिश्ता तोड़ दिया है। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसी मोटी बहू। हाँ संदीप बेटा, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। अरे तो कितना हैंडसम दिखता है, तो तेरे लिए हम उस फुटबॉल जैसी लड़की लाए क्या? ना बाबा ना। फिर भावना और रोमेश संदीप को सारी बातें बताते हैं। लेकिन माँ, किंजल तो अब अपना वजन घटा रही है और उस हिसाब से उसे अभी तक थोड़ा पतला तो हो ही जाना चाहिए था। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तुझे ये सब पहले से ही पता था। अरे वो लड़की किसी भैंस की तरह फैलती जा रही है। लेकिन माँ, वो अपने आप को फिर से पहले जैसे करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगी है। अभी 15 से 20 दिन पहले ही बताया था उसने कि वो अश्विनी आंटी के कहने पर आजकल रोजाना कसरत कर रही है। वजन घटाने वाला खाना पीना भी ठीक से चालू किया है उसने। तो फिर इन सब के बावजूद भी उसके मोटापे में कोई सुधार कैसे नहीं आया? वो सब हम नहीं जानते बेटा, लेकिन तू उस लड़की को भूल जा। हम जानते हैं तुम दोनों की सगाई होने के बाद से अब तक तुम दोनों में काफी अच्छा नाता जुड़ गया है, लेकिन अब तुम्हें उस नाते को तोड़ना ही होगा। संदीप हमेशा ही अपने माँ पापा की हर बात मानता है और इस बार भी वो चुप रह जाता है। फिर बाद में संदीप अकेले में किंजल से मिलता है और तभी, अरे ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा किंजल? तुम तो मुझसे 4 गुना ज्यादा मोटी हो चुकी हो। अरे अपने आप को आईने में देखने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? यार संदीप, अब तुम तो मुझे ताने मत दो ना। नहीं किंजल, अब मैं तुम्हारे कोई नखरे नहीं झेलूंगा। तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि ये सब तुमने अपनी लापरवाही के कारण ही किया है। अरे तुम्हें अपनी भूख पर काबू रखना नहीं आता क्या? इस उम्र में ही तुम इतनी मोटी हो गई हो, तो आगे जाकर तुम्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारी सेहत कितनी बर्बाद हो जाएगी, इस बात की कोई खबर भी है क्या तुम्हें? लेकिन मैं क्या करूं संदीप, मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। अगर मैं हर आधे घंटे में कुछ भी ना खाऊं तो मुझे गुस्सा आने लगता है। जब देखो तो बस खाने का ही मन करता है। लेकिन ये बहुत गलत आदत है किंजल। अगर तुम अपने जीवन में पूरी हरकतों पर नियंत्रण नहीं लाओगी तो हर तरह से तुम असफल रह जाओगी। इसलिए बेकाबू होकर ठूसते रहना ये पहले बंद करो तुम। लेकिन संदीप, तुमने अपने माँ पापा को मेरे घर पर इतनी जल्दी क्यों भेजा? एक बार तो मुझे बता देते ना, क्योंकि अगर मुझे सब पहले से ही पता होता कि वो दोनों आ रहे हैं तो मैं उनके सामने आती ही नहीं। अरे 15 से 20 दिन पहले ही तो तुमने मुझे कहा था ना कि तुम अपनी सेहत पर ध्यान दे रही हो। अश्विनी आंटी तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आकर तुम्हारा वजन कम करवा रही है, इसीलिए पहले मैंने उन दोनों को रोक लिया। लेकिन अब मुझे ये लगा कि 15 से 20 दिनों के बाद तुम्हारा मोटापा थोड़ा कम हो चुका होगा, इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हारे घर जाने के लिए कह दिया। और पिछले कई दिनों से हमारी वीडियो कॉल पर भी कोई बात नहीं हुई, और शायद उसी कारण मैं भी इस बात से बेखबर था कि तुम इतनी मोटी हो चुकी हो। हे भगवान, अब क्या करें? लेकिन मुझे एक बात बताओ किंजल, कि लगातार 15 से 20 दिनों तक इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी तक रत्ती भर का भी सुधार तुम में कैसे नहीं आया? तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो। तभी किंजल बातों बातों में संदीप को सब कुछ बताती है कि वो रचना के साथ बाहर जाकर खाना खाती है। हे भगवान, अरे तुम्हारे दिमाग पर परिणाम हो गया है क्या? तुम्हारी माँ इतनी मुश्किलें झेलकर तुम्हारा मोटापा कम करने के पीछे पड़ी है, और तुम हो के उनसे ही छुपकर बाहर जा रही हो और जो जी चाहे वो दबाव कर पेल रही हो। कितना गलत है ये सब। मैं जानती हूँ संदीप, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं। अरे ये सब तुम जानबूझकर बर्ताव कर रही हो। देखो किंजल, मैं अब अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, और तुम चाहे जैसी भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे माता पिता को जरूर पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सिर्फ अच्छाई को नहीं देखा है, बल्कि तुम्हारी सुंदरता भी देखी है। हाँ संदीप, मैं जानती हूँ। इसलिए अब अगर तुम चाहती हो कि मैं और तुम फिर से एक हो जाए, तो आने वाले 5 से 6 महीनों तक अपना वजन घटाकर फिर से पतली हो जाओ। अरे सुंदरता तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम अपनी अच्छी सेहत के लिए तो पतली हो जाओ।
संदीप की बातें सुनकर किंजल भी अब बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब पड़ोसन प्रभा घर आती है, तभी वो किंजल को देखकर एकदम चकित रह जाती है। दया रे दया, अरे किंजल बिटिया, जब मैं 3 महीने पहले गांव गई थी तब तो तू एकदम पतली थी, लेकिन अब अचानक से 3 महीनों में इतना वजन कैसे बढ़ गया तेरा? पता ही नहीं चला आंटी कि ये सब कैसे हो गया। पर आंटी, किंजल फिर से पतली होने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और कुछ ही दिनों में वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। देखना आप, ऐसा ही हो जाए तो अच्छा है बाबा। इतनी सुंदर लड़की मोटी हो गई, ये देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। प्रभा की बातें सुनकर किंजल को और दुख होता है। फिर एक दिन जब वो संदीप से फोन पर बात कर रही होती है, तभी देखो किंजल, मेरे घर वालों ने मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। अभी भी हमारी शादी की मुहूर्त के लिए 5 से 6 महीने बाकी है। ये बात मैंने तुम्हें उस दिन भी कही थी और आज भी कहूंगा। ज्यादा खाना अभी छोड़ दो और नियमित रूप से खाओ। पहले 1-2 बार में मुश्किल होगा, लेकिन आगे चलकर तुम अपनी भूख को काबू में रखना सीख ही जाओगी। हाँ संदीप, कोशिश तो वही चल रही है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकती। फिर कॉल होने के बाद किंजल अपने आप को आईने में देखती है। सारे लोग सच कह रहे हैं, मैं वाकई में बदसूरत होती जा रही हूँ। किंजल अब रोजाना की तरह सुबह सुबह अश्विनी के साथ कसरत करने लगती है और तब उसकी सांसें फूलने लगती हैं। अरे आराम से कर किंजल, देख क्या थी तू और क्या हो गई है। अपने हाथ से ही तूने अपने शरीर की बर्बादी कर दी है और तुझे इस तरह से देखकर मेरी जान बहुत जलती है। लेकिन अब जो बर्बादी की है उसे ठीक भी तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे भी बहुत बुरा लगता है माँ, मैं पहले जैसे पूरी फुर्ती के साथ काम नहीं कर पाती, चल फिर भी नहीं पाती। पहले जैसे मैं तेज भी नहीं रही, हर काम में आलस आता है। ना जाने कहाँ खो गई थी मैं और कैसे इन सब में फंस कर रह गई। देख किंजल बेटा, अब भी अगर तुझे बाहर खाने का मन करता है तो मत खाना। अपने आप को ठीक करना अब तेरे ही हाथ में है। मैं सिर्फ तुझे सही मार्ग दिखा सकती हूँ, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो तुझे ही है। हाँ माँ, आपने सही कहा। लेकिन अगले दिन रचना चुपके से किंजल के कमरे में मिठाइयाँ लेकर आती है। ये लो किंजल, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ लाई हैं। आलू जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, शाही टुकड़ा, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। अब जल्दी से खाओ इसे। नहीं भाभी, मैं ये सब अब नहीं खा सकती। खाने के पीछे पागल होने के कारण ही मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मुझे आपको रोकना ही होगा। और ये सब खाना सही नहीं है। मेरा मोटापा अब मुझ पर बुरी तरह भारी पड़ चुका है। मेरी संदीप के साथ सगाई भी टूट गई। देखा ना आपने, वो लोग मुझे देखकर कितने हैरान हो गए थे। ओफ ओ किंजल, क्या तुम भी? लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है, जो भीतर से झलकती है, ना कि बाहरी सुंदरता। और तुम्हें किसी के लिए इतनी पतली होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लो, अब खाओ इसे। तुम जैसी भी हो वैसे ही बहुत सुंदर हो किंजल। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना ये सब। मैं जानती हूँ कि मन से सुंदर होना ही सुंदरता की असली परिभाषा है, लेकिन मुझे संदीप के माँ पापा का दिल जीतने के लिए फिर से पतली होना पड़ेगा और तब जाकर ही मेरी उसके साथ शादी होगी। और ये सब करने के लिए अब मेरे पास केवल 5 से 6 महीने ही बाकी है। अरे क्या तुम भी किंजल, इतना सोचती हो? नहीं भाभी, जाने दो। मुझे अब ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये सब अश्विनी देख लेती है और रचना के पास जाकर वो उसे खूब सुनाती है। क्यों रे निगौड़ी, जब किंजल इतनी मना कर रही थी तो तू उसे बार बार ये मिठाइयाँ क्यों दे रही थी? अरे क्या माँ जी, आप भी देखा नहीं क्या? वो बेचारी कितनी उदास थी, इसीलिए मैं उसे मिठाइयाँ दे रही थी। अरे उदास थी तो तू उसे सांत्वना देकर भी समझा सकती थी। इतना खिलाने पिलाने की क्या जरूरत थी?
तू पहले से ही जानती है कि वो पतली होने के लिए पिछले 1 महीने से डाइट पर है, तो फिर तू उसे इतना खाना कैसे खिला सकती है? माफ कीजिए माँ जी, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना बोलकर अश्विनी वहां से चली जाती है। लेकिन रचना के हाव भाव देखकर अश्विनी को उस पर शक होने लगता है। इस रचना का बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। किंजल को इतना सब कुछ खाने से रोकने की जगह पर ये लड़की तो उसे बढ़ावा दे रही थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, इसीलिए मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर हर रोज की तरह शाम में रचना और किंजल बाहर निकलते हैं, लेकिन उस दिन अश्विनी उनके पीछे चुपके से चली जाती है। वहां रचना किंजल को एक नाश्ते की दुकान पर लेकर जाती है। किंजल, जो खाना है और जितना खाना है तुम दिल खोलकर खा सकती हो। अरे नहीं भाभी, हम हर रोज की तरह यहाँ पर आ तो गए, लेकिन अब मुझे ये सब नहीं खाना है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो किंजल? इतना मत सोचो, छोड़ो ना वो सब और जी भर के खाओ। माँ जब गाँव गई थी तब आपने मुझे कितना खिलाया पिलाया, रोज मेरी मनपसंद डिशेस बनाई, और उन्हीं सब के कारण मेरा वजन इतना बढ़ गया है। और अब आप मुझे रोजाना चुपके से यहाँ पर लेकर आती हो और खूब खाना खिलाती हो, और ये बात माँ को बिल्कुल पता नहीं है। मैंने आपके कारण खाने पीने के बहुत मजे किए हैं, लेकिन अब और नहीं भाभी, मुझे इन सब पर रोक लगाना ही होगा। उतने में वहां पर अश्विनी आती है और वो दोनों को एक थप्पड़ लगाती है। माँ जी, आप यहाँ पर? चलो घर पर, आज तुम दोनों की खैर नहीं। फिर अश्विनी उन दोनों को घर लेकर जाती है। मुझे सब पता चल गया है। देख उत्कर्ष बेटा, अरे मैं यहाँ पर इस किंजल को पतला करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, और ये एक तेरी बीवी है जो इसे रोजाना चुपके से खिलाने पिलाने के लिए बाहर लेकर जाती है। अरे तभी मैं सोचूं कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी ये लड़की पतली क्यों नहीं हो रही थी। क्या? अरे ये किंजल तो है ही बेवकूफ, इसीलिए खा लेती है। लेकिन बहू बहू को तो थोड़ी अक्ल चाहिए थी ना। रचना, ये सब तुमने क्यों किया? मुझे किंजल को देखकर बुरा लगता था और इसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे चुपके से बाहर लेकर जाया करती थी। झूठ मत बोलो रचना, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता था तो इसका बढ़ता मोटापा देखकर तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई क्या? अरे कल भी किंजल मिठाई खाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन ये रचना उसे खाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी। अरे इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर ही किंजल को खिला पिला रही है ताकि ये मोटी हो जाए, क्योंकि अगर इसे भी हमारी तरह किंजल के मोटापे की चिंता होती तो ये उसे ये सब गलत काम करने में बढ़ावा नहीं देती और इसे कहती कि किंजल तो कम खाया कर, कसरत पर ध्यान दो। लेकिन ये मोहतरमा तो उसे पकवान खिलाई जा रही थी। बोलो रचना, पक्का ऐसी कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो, और मैं वो अब सब समझ चुका हूं। अब हमें जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर ही किया है। क्या? हाँ किंजल, मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, क्योंकि हर कोई बस तुम्हारी सुंदरता की ही तारीफ करता रहता और तुम्हारी और मेरी तुलना करके मुझे कम सुंदर होने के ताने दिया करता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी जैसी सुंदर तो नहीं बन सकती, लेकिन इसे मोटी बनाकर बदसूरत जरूर कर सकती हूँ। इसलिए मैंने ये सब किया। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कितना बड़ा विश्वासघात किया है आपने मेरा। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तू इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे। किंजल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। उत्कर्ष, समझाओ ना माँ जी को, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। अरे तुम्हारी इतनी गिरी हुई हरकत के बारे में जानकर मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा रचना। तुमने बहुत गलत किया है और तू माफी के लायक ही नहीं है। अब जब तक मेरी बेटी पतली नहीं हो जाती तब तक तू इस घर में नहीं आएगी, और यही तेरी सजा है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत करो। उत्कर्ष,
मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। रहना पड़ेगा रचना। जो मेरी बहन की परवाह नहीं कर सकता, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? किंजल को मोटा करने के लिए इतनी मेहनत की तुमने, लेकिन अब इसके पतले होने का भी इंतजार करो और इसकी शादी होने तक तुम हम सबसे दूर ही रहो। और तू किंजल, देखा ना तूने, तुझे लगा कि तेरी भाभी माँ से ज्यादा प्यारी है, लेकिन ये तो एक नंबर की आस्तीन का सांप निकली। जरूरी नहीं होता कि जो अच्छा बोले या करे वो आदमी अच्छा ही हो। कभी कभी तो दुश्मन भी अच्छे बनने का नाटक करते हैं। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आकर जरा अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया कर, समझी कि नहीं? फिर अश्विनी रचना को घर से बाहर निकाल देती है और किंजल को भी अब जीवन भर के लिए एक अच्छा सबक मिल जाता है।